हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खुशी मुंह बनाते हुए बोली, आई विश अक्सू, काश आप यह सब मेरे प्यार के साथ साथ अपनी श्रद्धा के लिए भी करते। खैर वह सब छोड़िए और देखिए आप पूरी तरह रेडी हैं। इतना कहकर खुशी अक्षत के बालों को जेल से बहुत अच्छे से सेट कर देती है। अक्षत भी अपने आप को आईने में देखकर मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, इसमें अभी भी एक कमी है जान। कमी? कहाँ? मुझे तो नज़र नहीं आ रही, कहकर खुशी अक्षत के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर इधर उधर करके देखने लगी। फिर वह उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी कि तभी अक्षत अचानक ही उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर एक झटके में अपने करीब खींच लेता है और तुरंत ही उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, यहाँ कमी थी। वैसे तो यह कमी अभी भी पूरी नहीं हुई क्योंकि यह सिर्फ इंस्टॉलमेंट है। और यह सुनकर खुशी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह प्यार से अक्षत के दोनों गालों पर किस करते हुए बोली, यह लीजिए, आपके इंस्टॉलमेंट पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्याज दे दिया और बाकी का आपको बचा कर रखना होगा। अब अक्षत खुशी के साथ बाहर तक आता है। हाल में उसे सलोनी भी नजर आती है। सलोनी को बाय कहकर अक्षत खुशी के माथे पर किस करके वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। और अब खुशी अक्षत को भेजने के बाद सलोनी के पास आते हुए बोली, सलोनी, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। वह दरअसल, कहकर सलोनी भाने भाने से जैसे ही खुशी के पास आई और उसे टच किया, अचानक ही एक सर्वेंट ने खुशी को आवाज़ लगाते हुए पूछा, मैडम, आपने जो सामान मंगवाया था वह आ चुका है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। यह सुनते हुए खुशी का ध्यान पीछे की तरफ चला गया और वहीं सलोनी जैसे ही खुशी को छूती है उसे तुरंत ही अपने बदन में एक करंट सा महसूस हुआ। इसके बाद वह एक झटके में खुशी से दूर हुई और हैरानी से खुशी की तरफ देखने लगी। वहीं खुशी, जिसका ध्यान फिलहाल सर्वेंट की तरफ था, वह वापस मुस्कुराते हुए सलोनी से बोली, हाँ सलोनी, तुम कुछ कह रही थी मुझसे? चलो आओ बैठकर बात करते हैं। इतना कहकर खुशी अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही सलोनी को पकड़ने वाली थी, सलोनी तुरंत ही हड़बड़ाकर पीछे होते हुए बोली, नहीं नहीं भाभी, कोई ज़रूरी बात नहीं थी। वह दरअसल मुझे सिर्फ यह पूछना था कि हाँ, मुझे शॉपिंग के लिए विला से बाहर जाना है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? पर आपको देखकर लगता नहीं है कि आप फ्री होंगी, इसीलिए मैं खुद ही चली जाती हूँ। हाँ सलोनी, तुम सही कह रही हो। दरअसल मैं नवरात्रि में अपना मंदिर छोड़कर जा नहीं सकती, तो तुम चली जाओ। इतना कहकर खुशी अपने सर्वेंट के साथ अपने काम के लिए निकल गई। और वहीं खुशी के जाने के बाद सलोनी जल्दी से अपने कमरे में आकर एक बार फिर दर्द से तड़पते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए अपने हाथों को देख रही थी। वह तुरंत ही दौड़ते हुए बाथरूम में चली गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को बॉडी से रिमूव कर बाथ टब में बैठकर खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही थी। यह सब क्या हो रहा है? मैं बार बार फेल कैसे हो सकती हूँ? पहले भाई और अब यह खुशी, दोनों के पास ऐसी कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरी नज़दीकी एनर्जी को बैक फोर्स कर रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो दर्द के मारे मेरी जान निकल जाएगी। वैसे भी घर में नवरात्रि की पूजा होने के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन मुझे इस एनर्जी को अपने तरीके से इस्तेमाल करके नेगेटिव में बदलना होगा ताकि मेरी इविल फोर्स ज़्यादा तेज हो जाए। गुरु माँ ने भी यही कहा था। इस बार नवरात्रि की यह ग्रह दशा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें अगर मैं कामयाब हो गई तो मेरी सारी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और मेरी पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए मुझे विशेष पूजा का इंतजाम करना होगा और उससे पहले मुझे भाई और खुशी दोनों की तरफ अपने नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाना होगा। लेकिन कैसे? वह दोनों तो पॉजिटिविटी के इतने करीब हैं। भाई को तो वह लॉकेट बचा रहा है, लेकिन खुशी को कौन बचा रहा है? नवरात्रि की यह पूजा तो नहीं बचा सकती क्योंकि इस शक्ति को एक्टिव होने के लिए 3 दिन चाहिए और आज तो सिर्फ 1 दिन हुआ है। अभी यह शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हैं। अगर अभी मैं इस पर काबू पा लिया तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। ज़रूर खुशी की रक्षा कोई और कर रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी उस एनर्जी सोर्स का पता लगाना होगा और उससे पहले मुझे भाई का लॉकेट हटाना होगा। लेकिन कैसे? अब तो खुशी भी मेरे बस में नहीं है और मैं किसी को बाहर से हायर नहीं कर सकती क्योंकि भाई एक माफिया है। उनके आसपास बॉडीगार्ड रहते हैं। उनकी नज़रों से बचकर किसी को भी उनके करीब आने की इजाज़त नहीं है और मैं खुद भी यह काम नहीं कर सकती, वरना उस लॉकेट को छूते ही मैं जलकर राख हो जाऊंगी। मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा और इसका रास्ता मुझे सिर्फ वही दिखा सकती है।
इतना कहकर सलोनी तुरंत ही बाथरूम से शावर लेकर रेडी हो जाती है और शॉपिंग के बहाने गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाती है। और क्योंकि अक्षत अपने बॉडीगार्ड को पहले ही हायर कर चुका था ताकि सलोनी कहीं भी जाए तो सिक्योरिटी के साथ ही जाए, इसीलिए सलोनी सबसे पहले शॉपिंग मॉल जाती है और वहाँ चेकिंग रूम में चेंज करने के बहाने बरखा पहनकर बड़ी ही सफाई के साथ उस जगह से निकल गई। और क्योंकि यह लेडीज डिपार्टमेंट था, सभी मेल सिक्योरिटी गार्ड बाहर पहरा दे रहे थे। और वहीं सलोनी एक ऑटो पकड़कर एक जंगली इलाके में एक गुफा में आई, जहां अंदर आते ही उसके कदमों की आहट को सुनकर उसे गुफा में बैठी हुई एक औरत, जिसने काले रंग का वस्त्र धारण कर रखा था, माथे पर काले रंग का एक लंबा तिलक, गले में काले काले मोतियों की माला, हाथों में कुछ रुद्राक्ष की माला, उसके सामने हवन कुंड जल रहा था जहाँ एक तलवार, एक मानव खोपड़ी, कुछ नींबू, कुछ फल, लाल सिंदूर और एक कटोरे में खून रखा हुआ था। इसके साथ ही उसके सामने एक बड़ी सी माता काली की मूर्ति थी। वह औरत लगातार मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में आहुति दे रही थी कि तभी उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वह अपनी कर्कश आवाज में बिना सलोनी की तरफ देखे बोली, तो आ गई तुम 3 बार चोट खाकर, क्या हुआ? उनकी शक्तियों के सामने तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ रही है क्या? और अचानक उस औरत की बात को सुनकर सलोनी जल्दी से उनके सामने आकर गुस्से से लगभग उबलते हुए लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, जब आपको सब पता है तो मेरी हेल्प भी कीजिए। मेरे भाई के गले में वह रुद्राक्ष और ओम की माला, जिसे निकालने के लिए मैं कोई ना कोई तरीका तो जरूर अपना लूंगी, लेकिन उनकी बीवी, उस खुशी के आसपास कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसे छू क्यों नहीं पा रही? और सलोनी की बात को सुनकर वह गुरुमा तुरंत ही अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए सलोनी की तरफ देखते हुए बोली, इसका जवाब तो तुम्हें उसके आसपास ही मिलेगा, क्योंकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी को मैं खुद पहचान नहीं पा रही। और जहाँ तक बात है तुम्हारे भाई के गले से वह लॉकेट निकालने का, तो वह खुद इस काम को कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसके शरीर को दूषित होना जरूरी है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गई तो एक तीर से कई शिकार होंगे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं गुरुमा, आप कहना क्या चाहती हैं? कहते हुए सलोनी काफ़ी कंफ्यूज थी और उसकी बात को सुनकर गुरुमा मुस्कुराते हुए बोली, मतलब साफ है, तुम उन दोनों को अलग करना चाहती हो और उन दोनों के साथ रहने की एक ही वजह है, और वह उन दोनों का सच्चा प्यार, जो उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकालकर एक कर देता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम जिस ताकत से लड़ना चाहती हो वह कोई आम ताकत नहीं है, वह प्यार की ताकत है। इसके आगे देवता भी हार मान जाते हैं, तो शैतानों की क्या औकात। इस कलयुग में ऐसा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ स्वार्थ नहीं है, बस एक दूसरे की चाहत है, खास तौर से उस लड़की खुशी, यानी कि तुम्हारी भाभी की तरफ से। और यह सुनकर सलोनी मुंह बनाते हुए उन्हें अपनी ब्राउन आंखों से घूरते हुए दांत पीसकर बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए प्लीज। उसकी तारीफ मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, बात गोल गोल घुमाकर मत कीजिए, सीधा पॉइंट पर आइए। खामोश लड़की, अगर सच जानना चाहती हो तो सच सुनने की हिम्मत भी रखो। मैं तुम्हारे पॉइंट की ही बात कर रही हूँ। जिस तरह तुम नास्तिक होने के बावजूद अपने मकसद को पाने के लिए काली शक्तियों के वश में चली गई हो और उनके साथ खेलना चाहती हो, जिसके लिए तुमने इन पर भरोसा भी किया है। तुमने भगवान को नहीं, शैतान को चुना है, और इसीलिए तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मैली हो चुकी है। तुम इंसान होने के बावजूद किसी भी पवित्र चीज को छू नहीं सकती, और अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करोगी तो तुम्हें खुद ही तकलीफ होगी। उसी तरह वह लड़की, उसकी आत्मा पूरी तरह पवित्र है, बहुत सारे पुण्य किए हैं उसने, जिसका फल उसे मिल रहा है। वह पूरी तरह आस्तिक है और भगवान पर भरोसा करती है, और इसीलिए तो तुम्हारे भाई के साथ रहकर भी वह उसे बदल रही है। वरना सोचो, एक आम लड़की के प्यार में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती कि वह तुम्हारे भाई जैसे खतरनाक और सातिर दिमाग इंसान को भी अपनी उंगली पर नचा ले। उस लड़की के सामने आते ही तुम्हारे भाई का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसका दिल एक्टिव हो जाता है। तुम्हारा भाई, जो कि पूरी तरह नास्तिक था, जाने अनजाने वह भी उसके साथ नवरात्रि के व्रत कर रहा है, जिसके कारण उसके आसपास की नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है, और बचा हुआ काम उसके गले में पहना हुआ वह रुद्राक्ष और ओम का लॉकेट कर रहा है। वह दोनों इस बात को जानते ही नहीं, लेकिन तुम्हारी भाभी के साथ रहने के बाद तुम्हारे भाई के पास ही हर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, चाहे वह कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इसीलिए अगर तुम उनकी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करके उन्हें अपने वश में करना चाहती हो और अपने मकसद में कामयाब होना चाहती हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम उन दोनों के बीच के प्यार को, उनके कनेक्शन को ख़त्म करो। सबसे पहले उनके बीच शारीरिक दूरी लो और फिर प्यार का मतभेद, तभी जाकर तुम्हारा प्लान कामयाब होगा। और गुरुमा की बात को सुनकर सलोनी परेशान होते हुए अपने आप से बोली, लेकिन यह सब कैसे होगा गुरुमा?
यह तो लगभग इम्पॉसिबल है। मेरे भाई उसे इतना प्यार करते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा उससे दूर नहीं रह सकते। न जाने क्या जादू कर रखा उसने मेरे भाई पर कि मेरे भाई उसे छोड़कर खाना भी नहीं खाते, उसके खिलाफ कुछ सुनते भी नहीं। और प्यार तो दूर की बात है, उन दोनों के बीच शारीरिक दूरी भी नहीं हो सकती। भाई तो लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूमते हुए मंदिर में जाकर सो रहे हैं। वह खाते भी साथ हैं और नहाते भी साथ हैं। नवरात्रि में भी उनको चैन नहीं है। तो अब यह सब कैसे होगा? और सलोनी की बात को सुनकर गुरु माँ कुछ सोचते हुए बोली, तो इसका एक ही रास्ता है, तुम्हारे भाई के शरीर को अशुद्ध होना होगा, जिससे वह दोनों अलग हो जाएं, और उसके बाद तुम्हें उनके शरीर को अपने वश में लेना होगा। अब तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग उन पर ही करना होगा। और गुरु माँ की बात को सुनकर सलोनी की आंखें हैरानी से फैल गई। वह परेशान होकर हड़बड़ाते हुए बोली, क्या? लेकिन ऐसा कैसे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा टारगेट तो मेरे भाई नहीं बल्कि वह लड़की है। मुझे उसे अपने वश में करना है ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। और वैसे भी यह काली शक्तियां हैं, आपने ही तो मुझे बताया था। मैं जिस पर भी इसका इस्तेमाल करूंगी वह उसके वश में आकर खुद को ही बर्बाद कर लेगा। उसकी जान भी जा सकती है, वह पागल हो सकता है। और अगर ऐसा मेरे भाई के साथ हुआ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। और यह सुनकर गुरु माँ अपने चेहरे पर तिरछे मुस्कान लिए बोली, तो ठीक है, भूल जाओ वह सब जो तुम्हारा मकसद है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, जब यह सारी शक्तियाँ एक ही जगह पर एकत्रित होंगी। नवरात्रि का तीसरा दिन। इसके बाद तुम उन शक्तियों पर अपना वश करके खुद और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगी। और जैसा कि मैं उस लड़की को देख पा रही हूँ, उस पर काली शक्तियों का वश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक उसका व्रत नहीं टूटेगा तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगी। पॉजिटिव एनर्जी उसकी रक्षा करेगी, और अगर वह ठीक है तो तुम्हारे भाई भी ठीक होंगे। इसीलिए तुम्हारा भाई ही हमारा सिंपल टारगेट है। और गुरु माँ की बात को सुनकर सलोनी परेशान होकर घबराते हुए बोली, लेकिन इसका असर तो भाई पर ही होगा। गुरु माँ, आप परेशान मत होइए। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं भाई और भाभी को अलग कर दूँ और भाई पर सिर्फ अपना वशीकरण चलाकर या फिर कुछ भी करके उस लड़की का व्रत तोड़ दूँ, तो फिर वह मेरी मुट्ठी में आ सकती है और फिर मैं उस पर ही अपना जादू करूँगी। ऐसा करने से भाई को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और वह लड़की भी मेरे रास्ते से हट जाएगी। सलोनी की बात को ध्यान से सुनकर गुरु माँ एक ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर ध्यान रहे सिर्फ 2 दिन। कल तक अगर तुमने उसे अपने वश में कर लिया तो फिर ठीक है, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। और यह सुनकर सलोनी एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मैं ऐसा ज़रूर करूंगी। मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर गुरु माँ एक खास भभूत उठाकर सलोनी को देते हुए बोली, यह शमशान की भस्म है, जिसमें कई तरह की अशुद्धियाँ हैं। इसे किसी तरह उन दोनों के खाने में मिलाकर उन्हें खिला दो, जिससे उनका व्रत टूट जाएगा। और यह सुनकर सलोनी अपने चेहरे पर इविल स्माइल लेकर वह भस्म लेते हुए बोली, फिर होगा वही जो मैं चाहूँगी। इतना कहकर सलोनी तेज कदमों से वहाँ से चली गई। और वहीं उसके जाने के बाद गुरु माँ अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए बोली, बेवकूफ़ लड़की, तुझे तेरा मकसद मिले ना मिले, मुझे मेरे मकसद को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, और इसे पूरा करने के लिए मुझे तेरी ज़रूरत है। हा 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 हा। इतना कहते हुए गुरु माँ अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए और आंखों में एक शैतानी, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वहीं थोड़ी ही देर बाद सलोनी घर पहुंच चुकी थी। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे, तो उसने देखा खुशी शाम की आरती की तैयारी कर रही है। खुशी ने अपने हाथों से कुछ भोग बनाया था, जिसे शाम की आरती के बाद उसने उनमें से प्रसाद के रूप में कुछ फूड निकाल लिए थे, और अब रात को उसे अक्षत के साथ वही खाना था। खुशी उन सभी चीज़ों को अपने कमरे की तरफ ले जा रही थी कि तभी अचानक ही सलोनी सही मौका देखकर खुशी को आवाज़ देते हुए बोली, भाभी जरा इधर आइए। सलोनी की आवाज़ को सुनकर खुशी, जो कि खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, उसने अपने कदम सलोनी की तरफ बढ़ा दिए। हाँ सलोनी, कहो क्या बात है। खुशी अभी डाइनिंग टेबल के पास आई ही थी कि तभी सलोनी एक नज़र खाने की प्लेट को देखकर कुछ बहाना बनाते हुए बोली, वह भाभी, दरअसल क्या है ना, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे लिए 1 कप चाय बना देंगी। वह क्या है ना, मुझे आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और सलोनी की बात को सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए बोली, अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है, तुम बस यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर खुशी अपने खाने की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखकर किचन की तरफ चली गई। और वहीं सही मौका देखकर सलोनी अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए गुरु माँ की दी हुई भस्म को बड़ी ही सफाई के साथ उस प्रसाद वाली प्लेट में डाल देती है। लेकिन इस दौरान वह
उस पवित्र प्लेट से थोड़ा दूर ही थी, वरना उसे छूना शायद सलोनी को भारी पड़ सकता था। अब सलोनी बची हुई भभूति को वापस अपने पास रखते हुए बोली, अब यह खाना अपवित्र हो चुका है और इसे कहते ही भाई और भाभी दोनों का व्रत टूट जाएगा, और जब वह लोग इसे खाने के बाद मंदिर में जाएंगे तो मंदिर की पवित्रता भी भंग हो जाएगी। फिर इस घर में सभी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में बदल जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर इविल स्माइल लाती है कि तभी खुशी चाय बनाकर सलोनी के सामने रखते हुए बोली, यह लो सलोनी, तुम्हारी चाय। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं भाभी, थैंक यू, कहते हुए सलोनी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाती है। ठीक है, मैं अपने खाने की प्लेट कमरे में रख कर आती हूँ, तुम्हारे भैया अभी आते ही होंगे। इतना कहकर वह अपने फ्रूट की प्लेट लेकर कमरे की तरफ चली जाती है और अब सलोनी के चेहरे पर इविल स्माइल थी। वह अपने हाथ में ली हुई चाय का कप वापस टेबल पर रखते हुए बोली, अब मेरा काम हो जाएगा। अब देखती हूँ खुशी गुप्ता, तुम मुझसे कैसे बचती हो। और वहीं दूसरी तरफ खुशी कमरे में हमेशा की तरह अपने ऑफिस का कुछ काम निपटा रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अक्षत कमरे में आया। अक्षत को देखकर खुशी अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए बिस्तर से उतरकर फाइल को साइड में रखते हुए बोली, अरे आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन। कहते हुए वह अक्षत का लैपटॉप बैग लेकर साइड में रखकर उसका कोट उतारने में उसकी मदद करती है। और वहीं अपने सामने हमेशा की तरह खुशी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अक्षत के दिन भर की थकान एक पल में हवा हो गई। वह आते के साथ ही प्यार से खुशी के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, दिन चाहे जैसा भी हो, तुम्हें देखने के बाद सब अच्छा हो जाता है जान। वैसे सच कहूँ तो ऑफिस में अब दिल नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। और अक्षत की बात को सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए उसको कोट को साइड में रखते हुए बोली, बस 6 दिन और अक्षु, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस बार नवरात्रि 9 दिन की जगह 8 दिन की हुई है। फिर मैं आपको ऑफिस में ज्वाइन कर सकती हूँ। खैर फिलहाल आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में डिनर करते हैं। और खुशी की बात को सुनकर अक्षत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह फ्रेश होकर गीले टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर निकला तो खुशी उसके हाथों से ही टॉवल लेकर उसके बालों को अच्छे से पोंछती है और फिर उसे टॉवल को ड्राई होने के लिए साइड के हैंगर पर टांग देती है। वहीं अक्षत क्लोजेट रूम में अपनी नाइट ड्रेस पहनने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वह दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे ही सोफे के पास खाना खाने के लिए आए और खुशी ने खाने की बाइट बनाकर जैसे ही अक्षत के मुंह में खिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अगले ही पल उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि न जाने कहाँ से खाने में छिपकली गिरी हुई थी, जिसके कारण उसने तुरंत ही हड़बड़ाकर खाने की प्लेट को साइड में फेंका और घबराकर अक्षत के सीने से लगते हुए चिल्लाने लगी, छिपकली छिपकली छिपकली, अक्सू अक्सू। खुशी अपनी आंखें बंद कर चिल्ला रही थी और वहीं अक्षत जल्दी से उसे अपने सीने से लगाकर खाने की प्लेट की तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स जान, घबराओ, वह जिंदा है, वह जिंदा है, गलती से खाने में गिर गई होगी। मैं कल ही घर में पेस्ट कंट्रोल को कह दूंगा। यह सर्वेंट भी ना बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं लगाते, किसी काम के नहीं है यह लोग। रिलैक्स हो जाओ जान, रिलैक्स हो जाओ, कहकर अक्षत उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था। और अब अक्षत के इतना समझाने के बाद खुशी किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है। अब वह खाने की प्लेट की तरफ देखते हुए परेशान होकर बोली, अक्षत यह खाना तो गिर गया, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे यह छिपकली, आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा खाना बना लाती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से जाने को हुई कि तभी अक्षत उसे रोकते हुए बोला, रिलैक्स जान, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी सर्वेंट से कह दो। नहीं अक्सू, ऐसा नहीं हो सकता, व्रत का खाना अपने हाथ से बनाया हुआ होना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही बना कर आऊँगी। जान तुम और तुम्हारी बातें, मैं तो सचमुच परेशान हो गया हूँ, आप चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह खुशी का हाथ पकड़कर उसके साथ नीचे किचन की तरफ आने लगा। वहीं खुशी अक्षत को अपने साथ आता हुआ देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, अरे अक्सू, लेकिन आप मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? आप थके होंगे, कमरे में रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं खाना। ओ कमोन जान, मैं इतना भी नहीं थका कि अपनी जान के साथ अपने स्पेशल मोमेंट एंजॉय ना कर सकूं। चलो दोनों साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, इसी बहाने तुम्हारे करीब आने का मौका भी मिल जाएगा। इतना कहकर वह प्यार से अचानक ही खुशी को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और उसके गाल पर किस करता है। अक्षत की बातों को सुनकर खुशी शर्माकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। अब वह दोनों किचन में आकर एक साथ मिलकर खाना बना रहे थे। खुशी अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, अक्सू क्या मैं हलवा बनाऊं, आप खाएंगे? और यह सुनकर अक्षत
खुशी के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अरे मेरी जान, तुम मुस्कुराकर जहर भी खिला दो, वह भी मैं हंसते हंसते खा लूँगा। और यह सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए अक्षत के सीने पर पंच मारते हुए बोली, सटा बाक्सू, फालतू की बकवास मत कीजिए, जहर खाएं आपके दुश्मन, आपको तो मैं हलवा खिलाऊंगी, वह भी अपने हाथों से बना हुआ। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए हलवा बनाने की तैयारी करने लगी। बर्तन में सूजी भूनने लगी कि तभी अक्षत, जो कि उसे पीछे से बैक हक किए हुए उसके कंधे पर अपना चीन रखकर प्यार से बोला, मेरे लिए कोई हुक्म मेरे आका, गुलाम आपकी क्या सेवा कर सकता है। और अक्षत की इस बात को सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए धीरे से अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो गुलाम का सिर्फ एक ही काम है, मुझे बहुत सारा प्यार करना, लेकिन फिलहाल आप प्यार को रखिए साइड में और यह लीजिए ड्राई फ्रूट कट कर दीजिए। इतना कहकर खुशी उसे ड्राई फ्रूट कट करने के लिए दे देती है और अब अक्षत प्यार से यूं ही ड्राई फ्रूट कट करते हुए बार बार खुशी के गालों पर उसके माथे पर किस कर रहा था। प्यार तुम्हें साइड से भी कर सकता हूँ जान, कहकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और यह देखकर खुशी भी मुस्कुरा रही थी। अब दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे कि तभी सलोनी, जो कि मोबाइल फोन पर बात करते हुए कॉरिडोर से निकल रही थी, अचानक ही उसकी नज़र किचन की तरफ गई, जहां से उसे खुशी और अक्षत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वह कंफ्यूज होकर किचन की तरफ गई और अचानक ही अक्षत और खुशी को किचन में कुछ बनाते हुए देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, भाई भाभी, आप लोग इस वक्त किचन में क्या कर रहे हैं। अचानक सलोनी के सवाल को सुनकर खुशी, जो कि खाना बना रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, वह सलोनी, हम लोग खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन भाभी, खाना तो आप लोग थोड़ी देर पहले। हाँ, वह गलती से प्लेट हाथ से छूट गई थी तो खाना वेस्ट हो गया, इसीलिए दोबारा बना रहे हैं। वैसे सूजी का हलवा बन रहा है, क्या तुम खाओगी। कहते हुए खुशी लगातार अपना काम कर रही थी कि तभी यह बात सुनकर तो सलोनी के तन बदन में आग लग गई। वह अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए बोली, नो थैंक यू, मैं खाना खा लिया है, अब मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई और गुस्से से कमरे में आकर तुरंत ही दरवाजा बंद करके चिल्लाते हुए इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसे दोबारा शिक्षक मिली थी। नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है। आखिर वह खाने की प्लेट गिर कैसे सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब उन दोनों का व्रत अभी भी कायम है, यानी कि मेरे पास सिर्फ कल का ही दिन है। इतना कहते हुए वह पूरी तरह परेशान थी और वहीं घर में हो रही साजिश से अनजान अक्षत और खुशी प्यार से एक साथ मिलकर खाना बना लेते हैं। खाने में उन लोगों ने हलवा, कुछ फ्रूट और मिल्क ले रखा था और अब क्योंकि दोनों को सोने के लिए लेट हो रहा था, दोनों ने डाइनिंग हॉल में ही सोफे पर बैठकर खाना खा लिया। इसके बाद वह दोनों फ्रेश होकर सोने के लिए मंदिर में आ गए। इस दौरान अक्षत और खुशी के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब थे। एक दूसरे को प्यार भरी आंखों से देखते हुए वह दोनों मंदिर में ही सो गए। और वहीं अगली सुबह अक्षत ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था। दरअसल उसे कंपनी से कॉल आई थी, उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। वहीं खुशी, जो कि अभी अभी पूजा करके मंदिर से निकली थी, अक्षत को तेजी से ऑफिस के लिए जाते हुए देखकर उसे रोकते हुए बोली, अक्षु प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा खाकर जाइए, वरना आप दिन भर कुछ नहीं जान, प्लीज़ मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, क्लाइंट ऑफिस पहुँच चुके हैं, यह इमरजेंसी मीटिंग है, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा, तुम टेंशन मत लो। और हाँ जान, इस फाइल को ज़रा संभाल कर रखना, यह हमारे न्यू प्रोजेक्ट के टेंडर की कॉन्फिडेंशियल फाइल है, और प्लीज़ अपना ख्याल रखना और खा जरूर लेना। इतना कहकर वह प्यार से खुशी के गाल पर किस करके सलोनी को बाय करके वहाँ से निकल गया और वहीं खुशी मुंह बनाते हुए अक्षत को जाता हुआ देखती रह गई। वहीं सलोनी अब पूरी तरह परेशान हो रही थी, क्योंकि उसने एक बार फिर उन दोनों के खाने की प्लेट में भस्म मिला दी थी और अक्षत उसके टारगेट से निकल चुका था। वह परेशान होते हुए अपने आप से बोली, ओ नो, भाई तो जा चुके हैं और मेरे पास आखिरी भस्म थी, अब बस किसी तरह यह खुशी इसे खा ले, वरना मेरा पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए सलोनी खुशी की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, भाई ने कहा ना कि वह बाहर खा लेंगे, आप उनकी टेंशन छोड़िए और आप खा लीजिए, वरना अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो भाई बहुत नाराज हो जाएंगे और फिर आपका व्रत तोड़ने के लिए आपको मजबूर करेंगे। सलोनी की इस बात को सुनकर खुशी तुरंत ही घबरा गई, क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं सही थी। अगर खुशी की तबीयत खराब हो गई तो अक्षत पक्का उससे व्रत तोड़ने के लिए कहता। यह सोचकर खुशी जल्दी से सलोनी की बात मानते हुए सोफे पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ गई। इस वक्त अक्षत की दी हुई कॉन्फिडेंशियल फाइल उसके सामने ही टेबल पर रखी हुई थी और यह देखकर सलोनी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई।
और वहीं खुशी जो कि खाने का निवाले को उठाकर अपने मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी अचानक ही उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा और खुशी का ध्यान फ़ोन की तरफ चला गया। खुशी अपने हाथ में लिया हुआ निवाला वापस प्लेट में रखते हुए फ़ोन को उठाने ही वाली थी कि तभी यह देखकर सलोनी के चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन आ गए, जिसे संभालते हुए वह खुशी को रोक कर बोली, अरे भाभी, फ़ोन रहने दीजिए ना, बाद में बात कर लेना, पहले खाना खा लीजिए, ब्रेकफास्ट के लिए देर हो रही है। सलोनी की बात को सुनकर खुशी मोबाइल फ़ोन इग्नोर करते हुए वापस रखने ही वाली थी कि तभी मोबाइल दोबारा से बजने लगा और अब खुशी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, बार बार फ़ोन आ रहा है, शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैं पहले इसे देखती हूँ। इतना कहकर खुशी मोबाइल फ़ोन लेकर दूसरी तरफ जाकर फ़ोन पर बात करने लगी और यह देखकर तो सलोनी का पारा ही हाई होने लगा। वह गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कसते हुए दूर खड़ी खुशी को घूर रही थी। ओ सिट, फिर से नहीं, यह बार बार मेरे रास्ते में अड़चन क्यों आ रही है? बस एक बार किसी तरह इसे खा ले, उसके बाद तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते हुए वह परेशान होकर खुशी को फ़ोन पर बात करते हुए देख रही थी और उसका जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट होने का इंतजार कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ खुशी जो कि कमरे से निकलकर थोड़ा गार्डन एरिया की तरफ आई थी। हेलो, कौन? और अचानक खुशी की आवाज़ को सुनकर दूसरी तरफ से एक लड़की लगभग रोते हुए अपने भरे हुए गले के साथ बोली, हाँ हेलो, हेलो जी मैं सोना। सोना? कौन सोना? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना, किससे बात करनी है आपको? और यह सुनकर दूसरी तरफ से वह लड़की लगभग रोते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, जी मुझे क्वीन से, मेरा मतलब है खुशी मैडम से बात करनी है। हाँ, मैं खुशी बोल रही हूँ, लेकिन जी आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहचानती हूँ। जी मैं राजीव दीक्षित की वाइफ बोल रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया, लेकिन व्हाट? राजीव सर की वाइफ सोना? जी कहिए, आपको मुझसे क्या काम है और आप इस तरह रो क्यों रही हैं? कहते हुए खुशी थोड़ा परेशान लग रही थी कि तभी फ़ोन पर दूसरी तरफ से सोना अपने भरे हुए गले के साथ रोते हुए बोली, जी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, मेरे पास आपके सिवा कोई और रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने आपका नंबर अरेंज किया है। जी वह सब तो ठीक है, लेकिन आप बार बार मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं और आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए? आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहते हुए खुशी थोड़ी कंफ्यूज थी कि तभी सोना अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को काबू करते हुए किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोली, जी वो दरअसल बात यह है कि अब मैं आपको कैसे बताऊं? इतना कहकर सोना ने खुशी को बताया कि राजीव उससे नाराज होकर कहीं चला गया है, लेकिन वह किस देश में गया है उसे बिल्कुल भी नहीं पता। वह पिछले 3 दिनों से राजीव को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह ना तो उसे फ़ोन कर रहा है और ना ही उसके फ़ोन का रिप्लाई कर रहा है। सोना ने खुशी को राजीव की नाराज़गी का कारण भी बता दिया था, जिसे सुनकर खुशी पूरी तरह हैरान थी कि तभी फाइनली सोना रोते हुए बोली, बड़ी मुश्किल से मुझे इनकी इमरजेंसी डायरी में आपका और किंग का नंबर मिला। मैं किंग को फ़ोन तो नहीं कर सकती थी क्योंकि सुना है वह बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन आपके बारे में मैंने हब्बी से बहुत सुना है और आप बहुत स्वीट और दिल की अच्छी हैं। प्लीज़ मैडम, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ एक बार मुझे मेरे हब्बी से बात करवा दीजिए, या फिर बस इतना बता दीजिए कि वह इस वक्त कहाँ है। आपके लिए यह जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्लीज़ मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और सोना की बात को सुनकर खुशी कुछ पल सोचते हुए बोली, देखो सोना, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ, अब इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, तुमसे गलती हो चुकी है। बेहतर होगा तुम राजीव सर को इस बात का एहसास दिलाओ कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। हालांकि मुझे पति पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं भी किसी की पत्नी हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। देखो, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, पर कोशिश करूँगी कि राजीव सर से तुम्हारा कांटेक्ट हो जाए। तुम एक काम करो, थोड़ी देर वेट करो, मैं कुछ पता करके तुम्हें बताती हूँ। जी थैंक यू सो मच, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर सोना जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अब कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद खुशी कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या मुझे राजीव सर से इस बारे में बात करनी चाहिए? कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं उनके पर्सनल मैटर में। सबसे पहले तो मुझे अक्षु से इस बारे में पूछना होगा, वरना पता चले कि उन दोनों पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने में मेरी ही हालत खराब हो गई।
इतना कहकर खुशी मुस्कुराते हुए अपना सर झटक कर बैकयार्ड की तरफ चली गई, क्योंकि उसे अक्सर वहां बैठना अच्छा लगता था। और वहीं सलोनी, जिसकी नज़र थोड़ी देर के लिए भटक चुकी थी, अचानक ही वह खुशी को पूरे हॉल में ढूंढने लगी। लेकिन जब खुशी उसे नज़र नहीं आई, अचानक ही उसकी नज़र खाने की प्लेट की तरफ गई, जहाँ से खाने की प्लेट गायब थी। और यह देखकर वह पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि उसे मालूम था खुशी तो यह खाने की प्लेट लेकर गई नहीं। उसने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए पास से गुजर रहे एक सर्वेंट से पूछा, सुनो, यहाँ मैंने खाने की प्लेट रखी थी, वह कहाँ है? सलोनी के पूछने पर सर्वेंट टीम बताता है, जी वह खाना काफ़ी देर तक खुला हुआ था और कोई उसे खा नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे उठाकर बाहर डॉग्स को डाल दिया। मुझे लगा वह वेस्ट है। और यह सुनकर तो सलोनी के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। वह अचानक ही गुस्से से उस सर्वेंट को खींचकर एक थप्पड़ मारते हुए चिल्लाकर बोली, क्या कहा? खाना फेंक दिया? वेस्ट? वह नहीं, वेस्ट तुम हो। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, निकल जाओ यहाँ से। और अचानक सलोनी के थप्पड़ मारने से वह सर्वेंट, जो कि पूरी तरह हैरान था, अपने गालों पर हाथ रखे सर नीचे करके वहां से चला गया। वहीं उस सर्वेंट को पीटता हुआ देखकर दूर खड़े दो सर्वेंट धीरे से आपस में बात करते हुए बोले, यह इस मैडम की प्रॉब्लम क्या है? जब से आई है काफ़ी अजीब लग रही है, बात बात पर बिना बात पर गुस्सा करती रहती है। देखो तो जरा कैसे बेचारे प्रदीप को मार दिया। एक यह है और एक हमारी क्वीन है, दोनों में कितना अंतर है। वह तो कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती, हमेशा प्यार और इज्जत से बोलती है। उनके आने से पहले तो किंग कितने गुस्से में रहा करते थे, ऐसा लगता था जैसे वह अपनी आंखों से ही हमारी जान ले लेंगे। लेकिन अब क्वीन के रहते हुए किंग भी कितना बदल गए हैं। लेकिन यह उनकी बहन उनकी ही जैसी है, गुस्से वाली नकचड़ी कहीं की। और तो और हम पहली बार देख रहे हैं, यह हमारी क्वीन को भी नहीं छोड़ती, उनको भी कभी कभी कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। यह तो बड़प्पन है हमारी क्वीन का। क्यों इसकी करतूत के बारे में किंग को कुछ नहीं बताती? वरना यह बात तो हम भी अच्छे से जानते हैं कि अगर किंग को जरा भी भनक लगी कि यह हमारी क्वीन के साथ बदतमीजी करती हैं, तो इसकी खैर नहीं। और उसे सर्वेंट की बात को सुनकर दूसरी सर्वेंट बोली, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर क्या ही कर सकते हैं। अब यह बड़े लोग हैं, हम जैसे छोटे लोगों को अपने पैरों के नीचे दबाना ही जानेंगे। बस अब भगवान से प्रार्थना करो कि यह नक्चड़ी जल्दी यहाँ से चली जाए। पता नहीं क्यों इसका चेहरा देखकर हमें बहुत अजीब लगता है। इतना कहकर वह दोनों सर्वेंट अपने काम में लग गए। और वहीं दूसरी तरफ सलोनी गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में आई और परेशान होते हुए अपने आप से बोली, ओ सिट, यह नहीं होना चाहिए। आज तीसरा दिन है, मुझे किसी भी तरह से शाम होने से पहले खुशी के ऊपर अपना वश करना होगा, वरना सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। फिलहाल उसने तो खाना भी नहीं खाया और अब मेरे पास मसम भी नहीं है। उसने व्रत कर रखा है और वह प्रोटेक्टिव शील्ड पता नहीं क्या है जो उसकी रक्षा कर रही है। मैं उसे छू नहीं सकती। अगर मैंने यह करने की कोशिश की तो खुद को बर्बाद कर बैठूंगी। और अब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे अपना शिकार भाई को बनाना पड़ेगा। आई एम सॉरी भाई, मैं यह करना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे करना पड़ेगा। इतना कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में रखे हुए एक छोटे से बॉक्स से कुछ निकालती है। यह एक छोटी सी सुई थी। वह इस छोटी सी सुई को अपने हाथ में चुभाकर उसके पॉइंट पर थोड़ा सा ब्लड लगा देती है, जिसके बाद वह उसे कुछ मंत्र पढ़कर एक लाल धागा लपेटने लगी। और अब वह एक ठंडी सांस लेकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकली। वह जल्दी से बाहर किचन की तरफ आई और अचानक उसकी नज़र सामने एक सर्वेंट पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। अब वह सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, सुनो, भाई सुबह खाना खाकर नहीं गए और क्योंकि उनका फास्ट चल रहा है वह बाहर का अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, इसीलिए एक काम करो, उनके लिए कुछ फ्रूट जूस लेकर ऑफिस चले जाओ। जी मैडम, कहकर वह सर्वेंट किचन में कुछ पैकिंग करने लगी कि तभी सलोनी धीरे से उसके पास गई और अपने हाथ में लिया हुआ वह सुई एक झटके में उसके गले में चुभा दिया। आह की आवाज़ के साथ वह सर्वेंट दर्द से कराहने लगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह पूरी तरह शांत हो गया। और अब सलोनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम कौन हो? आपका गुलाम। गुड, कहते हुए सलोनी के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर वह सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। याद रहे, कोई भी गड़बड़ ना हो, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। जैसा आप कहें मालकिन, कहकर सर्वेंट खाने का बैग लेकर किसी रोबोट की तरह बिल्कुल स्ट्रेट देखते हुए वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद सलोनी अपने चेहरे पर यूं ही सातिर मुस्कान लिए अपने आप से बोली, यह तो गया बलि का बकरा बनने, और अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी, इससे पहले कि वक्त निकल जाए। वैसे भी इसके ऊपर मैंने जो जादू किया है वह ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। फिलहाल इसका मरना तो तय है। खैर अब चल सलोनी, अपने अगले काम में लग जा, इससे पहले कि उस खुशी को शक हो जाए। इतना कहकर वह जल्दी से अक्षत और खुशी के रूम की तरफ चली गई और अब वह एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल पर कुछ ढूंढने लगी कि तभी अचानक ही उसके हाथों में एक कॉम्ब आया जिसमें कुछ छोटे छोटे काले बाल लगे हुए थे। इन्हें देखकर सलोनी के चेहरे पर सातिर मुस्कान और गहरी हो गई। वह जल्दी से क्लोजेट रूम में जाकर लॉन्ड्री सेशन से अक्षत के कुछ पुराने कपड़े निकाल लेती है जो कि फिलहाल वॉश नहीं थे क्योंकि उसमें अक्षत का डीएनए था। वह अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए अपने आप से बोली, अब मेरा काम होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सॉरी भाई, पर यह रास्ता चुनने के लिए मुझे आपने ही मजबूर किया है। इतना कहकर वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और अब वह अपने कमरे में आकर इंटरकॉम पर कॉल करते हुए सर्वेंट को ऑर्डर देकर बोली, सुनो, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। प्लीज़ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब अपने कमरे में ही जादू टोने का अरेंजमेंट करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत और खुशी लैपटॉप के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे और बातों ही बातों में खुशी ने अक्षत से राजीव के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी। उसने अक्षत से कोई बात भी नहीं छुपाई थी, बल्कि सोना की सारी बात उसे समझा दी थी, जिसे सुनने के बाद अक्षत उसे पति पत्नी के मामले में पढ़ने से रोकता है। लेकिन खुशी, जो कि मदर टेरेसा का दूसरा रूप थी, किसी तरह अक्षत को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और रिक्वेस्ट करते हुए फाइनली राजीव की कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस पूछ लेती है। हालांकि अक्षत ने खुशी को उसका एड्रेस तो नहीं बताया था, पर उसे बता दिया था कि राजीव इंडिया आया हुआ है और वह फ़ोन नंबर भी खुशी को दे देता है, जिसके बाद खुशी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वह अक्षत को लैपटॉप के जरिए ही बहुत सारी फ्लाइंग किस देने लगी और यह देखकर अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, जान सिर्फ लैपटॉप पर ही किस दोगी, सामने तो कुछ नहीं देती। तुम ना मेरे दबे हुए अरमान जगा रही हो, कहो तो घर आ जाऊं, जी भर कर मुझे जितना मन करे किस देना, और मैं भी तुम्हें। और अक्षत की बातों को सुनकर खुशी शर्माते हुए अपनी नज़र नीचे कर लेती है। अक्षु, आप भी ना मुझे परेशान करने का एक बहाना नहीं छोड़ते, गंदे कहीं के। बस 5 दिन और कंट्रोल रखिए मेरे प्यारे अक्षु, तब तक ऑनलाइन रोमांस ही कर लीजिए, क्योंकि इसका भी अपना ही मज़ा है। मज़ा तो तुम्हारे साथ मुझे हर पल आता है जान, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन कुछ ज़्यादा ही। कहकर अक्षत अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। उसकी आंखों में एक शरारत थी जिसे खुशी बहुत अच्छे से समझ गई थी। वह शर्म से लाल हो रही थी कि तभी अचानक ही अक्षत के कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। 1 मिनट जान, कम इन, क्या हुआ? कहकर अक्षत दरवाजे पर खड़े पियोन को घूरता है तो पियोन घबराकर अक्षत की तरफ देखते हुए बोला, जी वह सॉरी सर, लेकिन आपके घर से एक सर्वेंट आया है और कह रहा है कि मैडम ने खाना भेजा है, तो क्या मैं उसे अंदर? और सर्वेंट की बात को सुनकर अक्षत हाँ में सिर हिलाता है और खुशी की तरफ देखते हुए बोला, जान मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो तुमने सर्वेंट को क्यों भेजा? और यह सुनने के बाद खुशी हैरान होते हुए बोली, खाना? लेकिन अक्षु, आपके मना करने के बाद कि आप बाहर ही खाना खा लेंगे, मैंने कोई खाना नहीं भेजा। नहीं भेजा तो फिर यह खाना? कहते हुए अक्षत कैबिन के अंदर आ रहे सर्वेंट की तरफ देखकर बोला, यह खाना किसने भेजा है? मैंने तो नहीं मंगाया सर, यह सलोनी मैडम ने भेजा है और कहा है कि मैं आपको खाना खिलाकर ही वापस आऊँ। कहते हुए सर्वेंट खाना सर्व करने लगा और अचानक सलोनी का नाम सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोला, यह लड़की बिना कितनी प्यारी है। और वहीं लैपटॉप पर दूसरी तरफ बैठी हुई खुशी अक्षत के चेहरे पर स्माइल लिए हुए बोली, चलिए ठीक है अक्षु, आप अपनी बहन का भेजा हुआ खाना खाइए, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और खुशी की बात को सुनकर अक्षत अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वह अपनी जगह से उठकर सोफे के पास कॉफ़ी टेबल की तरफ आया जहाँ सर्वेंट उसके लिए खाना अरेंज कर रहा था। और अगले ही पल सही मौका देखकर अचानक ही वह सर्वेंट एक झटके में अक्षत के गले में पहना हुआ ओम रुद्राक्ष का लॉकेट खींचकर तोड़ देता है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अक्षत पूरी तरह हैरान हो गया, लेकिन वह अगले ही पल अपना सेल्फ डिफेंस टेक्निक अपनाते हुए उस सर्वेंट को गले पर मारकर फ्लोर पर गिरा देता है। आह की आवाज़ के साथ सर्वेंट तुरंत ही दर्द से कराहते हुए फ्लोर पर गिरा हुआ था और अक्षर तुरंत अपनी गन उसके ऊपर पॉइंट करते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे करीब आए, बता किसके लिए काम कर रहा है, क्या करना चाहता है तू?
अचानक अक्षत को अपने हाथ में गन लिए हुए देखकर सर्वेंट, जो कि होश में आ चुका था, वह पूरी तरह घबरा गया था। उसे तो कुछ भी पता नहीं कि आखिर यहाँ क्या हुआ और अक्षत उस पर किस चीज़ का गुस्सा उतार रहा है। वह तुरंत ही अक्षत के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन तभी अक्षत गुस्से से लगभग दहाड़ते हुए अपने गार्ड को बुलाता है। शिवाय। अक्षत के ऑर्डर को सुनते ही शिवाय हड़बड़ाकर जल्दी से कैबिन के अंदर आया और सामने का नज़ारा देखकर वह पूरी तरह हैरान था। वह अब बिना कुछ सोचे समझे एक झटके में अपनी गन निकालकर उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पॉइंट कर देता है और शिवाय के एक्शन को देखने के बाद अक्षत अपनी गन वापस अपने पॉकेट में रखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, ले जाओ इसे और पता लगाओ यह किसके लिए काम करता है, इसका यहाँ आने का मकसद क्या था। अक्षत के ऑर्डर को सुनकर शिवाय के इशारे पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड उस सर्वेंट पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले गए। सर्वेंट अक्षत से माफ़ी मांगता रह गया, लेकिन फिलहाल उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और अगले ही पल अक्षत अपने मोबाइल फ़ोन को निकालकर हेड सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, जो सर्वेंट मेरे लिए खाना लेकर आया था, पता करो उसे हायर किसने किया था, वह किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, और हाँ, एक बार फिर विला के सभी सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म करो कि वह सभी सर्वेंट को क्रॉस चेक करे, सबकी आइडेंटिटी और पहचान का पता लगाएं। हो सकता है मेरे दुश्मन मेरे विला में जासूसी करवा रहे हों। इतना कहकर फ़ोन रख देता है और अब उसकी नज़र फ्लोर पर अपने टूटे हुए रुद्राक्ष और ओम के लॉकेट की तरफ गई, जिसे देखने के बाद वह पियोन को वह सभी कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है। और वहीं दूसरी तरफ वह सर्वेंट, जिसे अक्षत के सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ खींच कर ले जा रहे थे, अचानक ही उसके मुंह से काले रंग का झाग निकला और वह तुरंत ही फ्लोर पर गिरकर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। वह उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे पर नाकामयाब थे। वहीं सिक्योरिटी गार्ड तुरंत शिवाय को कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसे सुनकर शिवाय पूरी तरह हैरान था और अब वह अक्षत को इस बारे में बताता है, जो सुनकर अक्षत खुद काफ़ी हैरान था। काले रंग का झाग? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? भला ऐसा कौन सा जहर या केमिकल है जिसे खाने के बाद मुंह से काले रंग का झाग निकले? लगता है हमारा कोई नया दुश्मन एक्टिव हो चुका है। तुम एक काम करो, सबसे पहले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो उसकी बॉडी में कौन सा केमिकल था। यस किंग, हो जाएगा। इतना कहकर शिवाय सिक्योरिटी गार्ड को वह लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहता है। इसके बाद वह अक्षत को आज का शेड्यूल बताने लगा। किंग, हमारे न्यू प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए कल सुबह की मीटिंग फिक्स की गई है, तो अगर आप मुझे वह कॉन्फिडेंशियल फाइल दे देते तो मैं सारी डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर लेता ताकि कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, वह फाइल विला में है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ सलोनी, जो कि अपने कमरे में अपनी नेगेटिव एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई थी और काला जादू की तैयारी कर रही थी। इस वक्त वह अपने कमरे में फ्लोर पर बैठी किसी खास पूजा को अंजाम दे रही थी। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। आसपास कुछ नींबू, कुछ बाल, अक्षत का कोई पुराना कपड़ा, सिंदूर और कोई खास काले रंग की भभूत रखी हुई थी। इसके साथ ही सलोनी अपने एक हाथ में सुई और नींबू लेकर दूसरे हाथ में खून की कुछ बूंदें लिए बैठी थी। वह अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उसके ठीक सामने एक काले रंग की गुड़िया थी, जो कि शायद कपड़े की बनी हुई थी। सलोनी मंत्र पढ़ते हुए नींबू में लगी हुई एक सुई निकालकर उस काले रंग की गुड़िया के माथे पर बीचों बीच लगा देती है, जिसके बाद ऑफिस में बैठा हुआ अक्षत अचानक ही अपना सर पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। और अचानक अक्षत की दर्द भरी तड़प को सुनकर शिवाय, जो कि उसके सामने बैठकर प्रोजेक्ट के सिलसिले में डिस्कशन कर रहा था, अचानक ही घबराते हुए अक्षत के पास आया। किंग, क्या हुआ आपको? किंग, सब ठीक तो है? आप इस तरह चिल्लाए क्यों? शिवाय के पूछने पर भी अक्षत उसे कोई जवाब नहीं देता और वहीं दूसरी तरफ सलोनी एक खास तरह के काले धागे को उस काली गुड़िया के आसपास लपेट देती है। इस दौरान भी वह लगातार मंत्र पढ़ रही थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे घर जाना है। यह शब्द सलोनी के थे, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ठीक यही शब्द दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठा हुआ अक्षत भी दोहरा रहा था। और अब एक झटके में वह अपनी जगह से उठकर बिना शिवाय की तरफ देखे तेज कदमों के साथ कैबिन से बाहर चला गया। वहीं शिवाय काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था और वहीं सलोनी अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल लिए अपने आप से बोली, फाइनली भाई का दिमाग अब मेरे कब्जे में है। अब होगा वही जो मैं चाहूँगी। अब देखती हूँ यह खुशी मेरे भाई को अपने इशारे पर कैसे चलाती है। आप देखना मैं कैसे खुशी की ज़िंदगी को दुखी बनाती हूँ। हा 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 हा।
इतना कहकर वह अपने बगल में रखी हुई कॉन्फिडेंशियल फाइल को जल रही मोमबत्ती की आग में लगाकर बुरी तरह जला देती है और अब वह उस फाइल के जले हुए टुकड़ों को लिविंग एरिया के फायर प्लेस में जाकर कुछ इस तरह फेंक देती है जैसे वह फाइल वहीं जली हो। और अब वह मुस्कुराते हुए अपने ख्यालों में खो गई। खुशी ने कल रात को सोने से पहले सर्वेंट को कुछ पुरानी बेकार फाइल स्टोर में से निकालकर उसे जलाकर ख़त्म करने के लिए कहा था, क्योंकि यह सभी फाइल अक्षत के प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी। पर फिलहाल उनका कोई काम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इस घर के कोई भी डॉक्यूमेंट घर से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि यह सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं थे। उन्हें यहाँ जलाकर ही ख़त्म किया जाता था। और इसी तरह खुशी ने एक बार फिर यह डॉक्यूमेंट जलाने के लिए कहा था, जो कि सर्वेंट फायर प्लेस पर रखकर अपने काम में चला गया था। और अब उस डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्सों को सलोनी इस एरिया में बिखेरते हुए अपने आप से बोली, अब आएगा मजा जब भाई इस फाइल को ढूंढेंगे। और हा 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 हा। थोड़ी ही देर में अक्षत घर वापस आ चुका था और जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र बेड पर बैठी हुई खुशी पर गई, जो कि अपने मोबाइल फ़ोन पर अपनी फेवरेट रोमांटिक नॉवल पढ़ रही थी। अचानक अपने सामने अक्षत को देखकर वह अपना मोबाइल साइड में रखकर उसके पास आते हुए बोली, अरे अक्षु, आप आ गए इतनी जल्दी? हाँ, बस काम में दिल नहीं लग रहा था। इतना कहकर अक्षत अपना ब्लेजर और गले में टाई के नोट को खोलने लगा कि तभी खुशी कंफ्यूज होते हुए अपना हाथ बढ़ाकर अक्षत का बुखार चेक करते हुए बोली, काम में दिल नहीं लगा? लेकिन ऐसे कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है? इतना कहकर वह अक्षत को छू ही रही थी कि तभी अचानक अक्षत गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे दूर झटकते हुए बोला, क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकता क्या? अब घर आने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत होगी। तुम भूल रही हो, यह घर मेरा है। मेरा जब दिल करेगा मैं आऊँगा और जब दिल करेगा मैं जाऊँगा। आह की आवाज़ के साथ खुशी अचानक ही बेड पर गिरते गिरते बची। वह अक्षत से थोड़ा दूर हो गई थी। वह अचानक हैरानी से अक्षत की तरफ देखने लगी, क्योंकि आज पहली बार अक्षत उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहा था। उसे यह बात जितनी अजीब लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा उसे अपने दिल में एक अलग ही चुभन महसूस हुई। उसकी आंखों में अलग नमी आ गई थी, क्योंकि अक्षत तो उसे राजकुमारी या फिर महारानी की तरह रखता था। कभी ऊंची आवाज़ में उससे बात नहीं करता था और हमेशा उसके करीब आने के लिए मचलता रहता था। और आज वह उसका हाथ झटक रहा था। खुशी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर यह सोचकर कि शायद अक्षत सचमुच थक गया है, वह अपने आंसू को संभालते हुए अब अक्षत से बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है अक्षु, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपकी फ़िक्र। कोई बात नहीं, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना लाती हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। इतना कहकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई और वहीं अक्षत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वहीं खुशी किचन में अपने हाथों से अक्षत के लिए कॉफ़ी बना रही थी और दिल ही दिल में मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, कभी कभी हर वक्त अपनी नाक पर गुस्सा लेकर घूमते रहते हैं और जब मैं नाराज़ हो जाती हूँ तो मनाने के लिए मेरे आगे पीछे घूमते हैं। सब समझती हूँ मैं। यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल मैं उन्हें अपने करीब नहीं आने दे रही। मेरे प्यारे अक्षु, आप कितने ठरकी हैं, जब देखो तब चिपकने के बहाने ढूंढते हैं। इतना कहते हुए खुशी मासूम सा चेहरा बना लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, यह सोचकर कि अक्षत इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वह खुशी को प्यार नहीं कर पा रहा। खैर, वह थोड़ी ही देर में अक्षत के लिए कॉफ़ी बना कर ले आई। अक्षु, आपकी कॉफ़ी। अच्छा अक्षु, मैं क्या कह रही थी कि शादी के बाद यह मेरी पहली नवरात्रि है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार हम लोग जब नवरात्रि में कन्या को भोज करवाएंगे तो उन्हें गिफ्ट में क्यों ना एक एक फ्यूचर पॉलिसी दे दे। मेरा मतलब है उन बच्चियों के एजुकेशन या फिर। और इससे पहले कि खुशी आगे कुछ कहती, अक्षत, जो कि उसकी कॉफ़ी को अपने होठों के पास लगा रहा था, एक झटके में अपने मुंह से कॉफ़ी थूक देता है। छी, यह कॉफ़ी बनाई है तुमने? अचानक कॉफ़ी के कप को फ्लोर पर पटकते हुए गुस्से से चिल्लाकर, गटर के पानी से भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तुम्हें कोई काम धंधा ठीक से आता भी है या नहीं? अचानक खुशी के कंधे को पकड़कर उसे तेजी से दबाते हुए चिल्लाकर, या फिर सिर्फ जिद करना और फालतू की बकवास करना आता है? पति को कैसे खुश रखा जाता है, इतना भी नहीं पता? और अचानक अक्षत के इस एक्शन को देखकर खुशी बहुत ही बुरी तरह घबरा गई। उसे अपने कंधे में दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अक्षत आज पहली बार उसके साथ इस लैंग्वेज में बात कर रहा था। आह अक्षु, आपको हो क्या गया है? आप इस तरह। और इससे पहले कि खुशी आगे कुछ कहती कि तभी अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला।
दरवाज़ा खुला होने के कारण सलोनी हड़बड़ाते हुए अपने हाथों में वह जली हुई फाइल, जो कि लगभग आधे से ज़्यादा गायब हो चुकी थी, लेकर दाखिल होते हुए बोली, अरे भैया, भाभी यह देखिए, यह तो वही कॉन्फिडेंशियल फाइल है ना जो सुबह आपने भाभी को दिया था। यह मुझे नीचे फायर प्लेस पर मिली। और अचानक उसे जली हुई फाइल को देखकर अक्षत एक झटके में खुशी को कंधा छोड़कर वह फाइल अपने हाथों में लेकर उसे परेशान होकर देखते हुए बोला, यह फाइल, यह जली कैसे? यह तो बहुत इम्पोर्टेंट फाइल थी। पता नहीं, मुझे तो वहाँ पड़ी हुई मिली थी, तो मैं परेशान होकर लेकर आई। बाकी फाइलों के साथ यह भी जल रही थी। भाभी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? यह फाइल आग तक कैसे पहुंच गई? और सलोनी की बात को सुनकर खुशी भी घबराते हुए वह फाइल लेकर उसे देखने लगी कि तभी अचानक ही चटाक चटाक की आवाज़ के साथ वह कमरा पूरी तरह गूंज उठा और अगले ही पल सलोनी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। और अगले ही पल खुशी अपने गालों पर हाथ रखे हुए बेड पर मुंह के बल पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों में दर्द से ज़्यादा हैरानी थी। वह अपनी आंखें फाड़े बेचैनी से अक्षत की तरफ देख रही थी, जैसे मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिस पर उसे यकीन ना हो। आज अक्षत ने उस पर हाथ उठाया, यह उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसका अक्षु तो उसे इतना प्यार करता था कि वह खुशी को एक कांटा भी लग जाए तो वह पूरे जंगल में आग लगा दे। वह उसे किस भी करता तो इतना सॉफ्ट कि खुशी के गालों पर इसका एहसास भी ना हो, इस डर से कि कहीं खुशी हर्ट ना हो जाए। और आज उसके इस अक्षु ने उसके ऊपर हाथ उठाया और इससे पहले कि खुशी कुछ समझ पाती, अक्षत अगले ही पल गुस्से से दांत पीसते हुए उसे उंगली पॉइंट करते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारे जैसी लापरवाह औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। जी तो करता है अभी और इसी वक्त मुंह तोड़ दूं तुम्हारा। डिस्कास्टिंग। इतना कहकर वह गुस्से से दांत पीसते हुए वहां से चला गया और उसके जाने के बाद सलोनी मासूम सा चेहरा बनाकर खुशी की तरफ देखते हुए बोली, भाभी, आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, भाई को गुस्सा आ गया। खैर, मैं भाई को देख कर आती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर चली गई और वहीं खुशी अपनी आंखों में आंसू लिए यूं ही बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अब उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से दुख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सलोनी अपने कमरे में आकर अपनी पहली जीत सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि खुशी को इस कंडीशन में देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यस, फाइनली इसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। खुशी गुप्ता, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मेरे भाई ने भी तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर ना निकाल दिया तो मेरा नाम सलोनी नहीं। इतना कहकर उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। इस वक्त दोपहर का वक्त था। खुशी आज बहुत ज़्यादा दुखी थी और रो रही थी। अक्षत उसे मनाने के लिए दोबारा नहीं आया, बल्कि वह अपने स्टडी रूम में था। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। खुशी एक बार फिर फ्रेश होकर शाम की पूजा के लिए मंदिर की तरफ जा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर मायूसी थी। गालों पर अक्षत की उंगलियों के निशान छपे हुए थे, लेकिन फिर भी वह नवरात्रि की पूजा छोड़ नहीं सकती थी। वह अभी लिफ्ट के जरिए नीचे आ ही रही थी कि तभी अचानक ही उसके सामने उनकी पुरानी सर्वेंट शांति आंटी एक छोटी लगभग 8-9 साल की बच्ची के साथ आ रही थी। उन्हें देखकर खुशी बोली, अरे शांति आंटी, सुनिए, वह मंदिर की पूजा के लिए मुझे सुबह ताज़ा फूल और फ्रूट चाहिए, तो प्लीज़ ज़रा आप सर्वेंट को ऑर्डर दे देना कि बाज़ार से लेता आए। और हाँ, वह नहा धोकर जाए। और यह बच्ची कौन है? आपके साथ बड़ी प्यारी है, पहले कभी देखा नहीं। खुशी की बात को सुनकर शांति आंटी अपने पास खड़ी उस बच्ची की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी खुशी बेटा, यह मेरी नातिन है। दरअसल मेरी बेटी को दामाजी के साथ 2 दिनों के लिए किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। उम्मीद करूंगी आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? यह आपका ही घर है, इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इतना कहकर खुशी एक नज़र फिर से उस बच्ची को देखती है तो वह बच्ची, जो कि मोबाइल में बिजी थी और बहुत सारी सेल्फी और वीडियो बना रही थी, उसे देखकर खुशी मुस्कुराते हुए बोली, अरे यह तो फोटो और वीडियो बना रही है। सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? खुशी की बात को सुनकर वह लड़की, जो कि अपनी सेल्फी ले रही थी, अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए खुशी की तरफ देखकर बोली, जी मेरा नाम पीहू है। नमस्ते। नमस्ते, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। कहकर खुशी उसे लड़की की तरफ देख ही रही थी कि तभी शांति आंटी मुंह बनाते हुए बोली, अरे क्या बताऊं खुशी बेटा, यह लड़की पूरी पागल है। जब देखो तब मोबाइल पर वीडियो और फोटो ही निकालती रहती है। क्या बताऊं मैं, इसे बर्थडे गिफ्ट में यह मोबाइल देकर कितनी बड़ी गलती कर दी।
मुझे तो पछतावा हो रहा है, ना पढ़ाई पर ध्यान देती है ना कुछ और। पीहू, अपना मोबाइल रखो और इधर उधर की फ़ोटो मत लो। इस विला में फ़ोटो और वीडियो बनाना मना है, समझी? और शांति आंटी के डांटने पर उस बच्ची के चेहरे पर मायूसी आ गई। वह मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी नानी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन नानी, यह घर बहुत अच्छा है। मैं तो बस थोड़ा सा फ़ोटो और वीडियो ही बना रही हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे फ़ोटो क्लिक करने दो ना। नहीं मतलब नहीं पीहू, तुम जिद नहीं करो वरना, कहकर शांति आंटी उसे डांट रही थी कि तभी खुशी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे शांति आंटी, रहने दीजिए ना, बच्ची है, उसे यह सब अच्छा लग रहा है तो फ़ोटो ले लेने दीजिए। पीहू, तुम्हें जितनी फ़ोटो लेनी है तुम ले लेना, बस कोशिश करना कि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? जी थैंक यू, आप बहुत प्यारी हैं, कहते हुए बच्ची के चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान थी, जिसे देखकर खुशी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। और अब खुशी अपनी पूजा करने के लिए वहां से निकल गई और वह बच्ची पूरे विला में घूम घूम कर वीडियो और फोटो बनाने लगी। तभी शांति आंटी पीहू की तरफ देखते हुए बोली, पीहू, तुम्हें जितनी भी फोटो और वीडियो लेनी है ले लो, लेकिन खबरदार जो तुम किसी के कमरे में गई, और हाँ, किसी के सामान को टच मत करना, मैं काम करने जा रही हूँ। इतना कहकर शांति आंटी वहां से चली गई और पीहू एक मासूम बच्ची की तरह फिर से अपने काम में लग गई। दरअसल वह एक यूट्यूबर की तरह ब्लॉग बनाने का नाटक कर रही थी, जो कि आजकल के बच्चों का फेवरेट काम है। वहीं शांति आंटी, जो कि इस विला की हेड सर्वेंट थी, हमेशा की तरह क्लीनिंग करने के लिए अक्षत और खुशी के साथ साथ सलोनी के कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि इस घर में क्लीनिंग का काम सिर्फ शांति आंटी करती थी, क्योंकि अक्षत किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। खुशी और अक्षत के कमरे को क्लीन कर शांति आंटी सलोनी के कमरे की तरफ जाने लगी। वह अब जैसे ही सलोनी के कमरे को खोलकर अंदर जाने को हुई कि तभी सलोनी अचानक ही उनका रास्ता रोकते हुए उन्हें डांट कर बोली, अरे यह क्या कर रही हैं आप इस तरह बिना परमिशन किसी के कमरे में कैसे जा सकती हैं? आपको जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? अचानक सलोनी के डांटने पर शांति आंटी को थोड़ा बुरा लगा। वह हिचकिचा गई थी, क्योंकि आज तक शांति आंटी को इस तरह चिल्लाकर अक्षत भी बात नहीं करता था। हालांकि उसका ओरा हमेशा कोल्ड रहता था, वह शांति आंटी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, लेकिन जब भी करता था थोड़ा ढंग से ही करता था। और वहीं खुशी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, इसीलिए शांति आंटी को इस घर में सर्वेंट जैसा फील नहीं होता था, बल्कि फैमिली मेंबर जैसा लगता था। लेकिन सलोनी के डांटने पर उनको दुख हुआ, पर फिर भी वह चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए सलोनी से बोली, जी माफ़ कीजिएगा बेटा, लेकिन मैं तो अपना काम करने आई थी, मुझे क्लीनिंग करनी थी। और शांति आंटी की बात को सुनकर सलोनी यूं ही कोल्ड वॉइस में बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कमरे की क्लीनिंग खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए आपको दोबारा इस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम आप मुझे गार्बेज तो दे दीजिए, मैं वह फेंक आती हूँ। इतना कहकर वह फिर से कमरे के अंदर जाने की कोशिश करने लगी कि तभी सलोनी एक बार फिर उन पर गुस्सा करते हुए बोली, मैंने कहा ना, आपके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे कमरे में फ़िलहाल कोई गार्बेज नहीं है, होगा तो मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगी। इतना कहकर वह शांति आंटी पर चिल्ला रही थी कि तभी उसकी इस हरकत को खुशी ने देख लिया, और खुशी अचानक सलोनी के पास आकर उसे डांटते हुए बोली, यह क्या कर रही हो यहाँ? सलोनी, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। माना कि शांति आंटी हमारी सर्वेंट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी इंसल्ट करोगी। चलो सॉरी बोलो उनसे। अब खुशी की बात को सुनकर सलोनी पूरी तरह हैरान थी। वह अचानक ही अपनी आंखें दिखाते हुए खुशी पर चिल्लाकर बोली, वाट, क्या कहा? मैं इनसे माफ़ी मांगू? माय फुट, मैं सर्वेंट के मुंह भी नहीं लगती और आप मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रही हैं? और काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं सलोनी खन्ना हूँ, कोई खुशी गुप्ता नहीं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं समझ सकती हूँ इस तरह के छोटे लोगों को देखकर आपको इससे सिंपैथी होती होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इन लोगों से रिलेट करती हैं। लेकिन बात अगर मेरी है तो मुझे इन लोगों से कोई भी सिंपैथी नहीं है, क्योंकि यह अपना काम कर रहे हैं, हम मालिक हैं। सर्वेंट को इस तरह की डांट की आदत होनी चाहिए ताकि वह अपना काम ठीक से करे। खैर, आपसे बहस करना बेकार है, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई और सलोनी की बात को सुनकर खुशी भी पूरी तरह हैरान थी। वह उसे कुछ जवाब देने ही वाली थी, लेकिन तभी शांति आंटी ना में सिर हिलाकर जल्दी से खुशी को चुप रहने का इशारा करती है, और सलोनी के जाने के बाद वह चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए खुशी से बोली, परेशान मत हो खुशी बेटा,
मुझे उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं सही भी है। सर्वेंट को डांट की आदत होनी चाहिए। खैर, मैं अपना बाकी का काम निपटा कर आती हूँ। इतना कहकर शांति आंटी वहाँ से चली गई और उनके जाने के बाद खुशी मायूसी से उन्हें जाता हुआ देखती रह गई। आखिर क्या हो गया है सलोनी को? वह इस तरह का बिहेव कैसे कर सकती है? मुझे अक्सू से इसके बारे में बात करनी होगी। इतना कहकर खुशी के हाथ अपने आप अपने गालों पर चले गए, जहाँ अभी भी उसे दर्द हो रहा था। अक्षत की उंगलियों के निशान उस पर थे। वह अपनी नम आंखों से अपनी हालत पर तरस खाते हुए बोली, शायद यह सही वक्त नहीं है, पहले पूजा कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी, शायद गलती मुझसे ही हो गई है। इतना कहकर खुशी वहाँ से चली गई और वहीं खुशी के जाने के बाद एक बड़े से फ्लावर वास के पीछे छुपी हुई एक छोटी सी आकृति अपने गुस्से भरी काली आंखों से सलोनी के कमरे के दरवाजे को घूर रही थी। और वह कोई और नहीं बल्कि पीहू थी। पीहू, जो कि बड़े से फ्लावर वास में लगे हुए खूबसूरत फूलों की फ़ोटो खींच रही थी। उसने यह नज़ारा देख लिया था और अब मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, यह नक्चड़ी लड़की है कौन, जिसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरी नानी का इतना डांटे? आखिर उसके कमरे में ऐसा भी कौन सा खजाना है जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही है? और तो और वह स्वीट सी आंटी को भी डांटा। पीहू अपने गाल पर उंगली बड़े ही स्टाइल के साथ टैप करते हुए अपने आप से बोली, दया दाल में कुछ तो काला है, लगता है पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर पीहू अपने ही ख्यालों में गुम थी। वहीं दूसरी तरफ सलोनी कमरे में आकर गुस्से में पैर पटकते हुए अपने आप से बोली, यह खुशी की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? मुझे उस सर्वेंट से सॉरी कहने के लिए कह रही थी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। कौन किससे सॉरी बोलता है? खुशी गुप्ता, तुम्हें तो मैं तुम्हारी औकात याद दिलाकर रहूँगी। बस एक बार तुम्हारा यह व्रत टूट जाए, और यह कैसे करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल लाती है और अब वह एक बार फिर कमरे के फ्लोर पर रखे हुए अपनी पूजा की सामग्री के सामने बैठ गई। वह अपने हाथ में लिए हुए काले रंग की उस गुड़िया को एक बार फिर उठाती है और कुछ मंत्र पढ़ते हुए वह एक काला धागा गुड़िया के आसपास लपेटते हुए उसे कमांड देकर बोली, खुशी का व्रत तुड़वाओ, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। और यह कमांड सुनते ही दूसरी तरफ अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ अक्षत, जो कि कुछ काम कर रहा था, अचानक ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और किसी रोबोट की तरह कमरे से बाहर निकल गया। वहीं खुशी, जो कि शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी, जैसे ही अपने हाथों में कुछ ताज़ा फूल लेकर अपने मंदिर में प्रवेश करने वाली थी, अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से अपने करीब किया और अगले ही पल खुशी पूरी तरह हैरान थी। कहाँ जा रही हो? आज कोई पूजा नहीं होगी। और अगले ही पल इन शब्दों को सुनते ही खुशी पूरी तरह हैरान थी। कहाँ जा रही हो? आज कोई पूजा नहीं होगी। और अगले ही पल इन शब्दों को सुनते ही खुशी पूरी तरह हैरान थी। वह अपनी हैरान नज़रों से अक्षत को देखते हुए बोली, अक्षु, यह कैसी बकवास कर रहे हैं आप? आखिर हो क्या गया है आपको? देखिए, अगर आप मेरी किसी बात से मुझसे नाराज़ हैं तो आप इसके बारे में मुझे कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। चाहे तो मुझे 2-4 थप्पड़ और मार दीजिए, मुझे शिकायत कर लीजिए, लेकिन कम से कम अपने गुस्से का कारण तो मुझे बताइए। जो भी बात है मुझे कीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरी माता रानी और मेरी पूजा पाठ को हमारे बीच लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूजा ज़रूर करूँगी, छोड़िए मुझे, पूजा का टाइम हो गया है, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। इतना कहकर खुशी अक्षत के हाथों को अपने शोल्डर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वहीं खुशी की बात को सुनकर अक्षत अपनी पकड़ उसके शोल्डर पर और भी ज़्यादा कसते हुए मुंह बनाकर गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा? तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना खुशी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा और मुझे इसके लिए तुम्हें रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा इस घर में पूजा नहीं होगी तो नहीं होगी, आई बात समझ में? और अचानक अक्षत के मुंह से अपना नाम खुशी सुनकर खुशी की आंखों में हैरानी और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब नमी आने लगी थी, क्योंकि एक तो अक्षत ने उसके शोल्डर को बहुत ज़ोर से पकड़ा था और वही आज उसने पहली बार खुशी के ऊपर सिर्फ हाथ ही नहीं उठाया, बल्कि उसे आज अपनी जान के अलावा खुशी नाम से पुकारा, जो कि वह कभी नहीं करता था। अक्षत खुशी से चाहे कितना भी नाराज़ हो जाए, उस पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, उसने कभी उसे नाम से पुकारा ही नहीं। अक्षत को जब से अपने प्यार का एहसास हुआ था और उसने खुशी को अपना लव कन्फेस किया था,
उसके बाद से लेकर आज तक उसने कभी खुशी को अपनी जान के अलावा दूसरा नाम दिया ही नहीं था। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, खुशी हमेशा उसकी जान थी। और अब खुशी को भी अक्षत के मुंह से इस नाम को सुनने की आदत कुछ इस कदर लगी थी कि अब उसे अपने नाम से ज़्यादा जान शब्द से प्यार हो गया था। खुशी अपने भरे हुए गले के साथ अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, अक्षु, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो अच्छी बात है, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए और तुम्हें एहसास हो कि अक्षत जिंदल के साथ मैं किसी की भी नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं है। और कोई मेरे खिलाफ जाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम अपने इस दर्द को और बढ़ाना नहीं चाहती तो बेहतर होगा वही करो जो मैं चाहता हूँ, समझी? वरना मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दर्द देने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इतना कहकर वह एक झटके में खुशी का हाथ छोड़ देता है। और वहीं उसकी बात को सुनकर जितना दर्द, तकलीफ और हैरानी खुशी को थी, उससे कहीं ज़्यादा आसपास खड़े सर्वेंट और शांति आंटी को हो रही थी, क्योंकि वह लोग इतने दिनों से यहाँ काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास बहुत अच्छे से था कि उनके बॉस के लिए उनकी मैडम क्या अहमियत रखती थी। अक्षत कभी खुशी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था और आज उसका यह बदला हुआ बिहेवियर सर्वेंट के लिए भी हैरानी भरा था। अब खुशी जल्दी से दर्द से कराहते हुए फ्लोर पर गिर चुकी थी। आह की आवाज़ के साथ वह मंदिर की चौखट को पार कर अंदर चली गई थी। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, क्योंकि अक्षत ने उसे इतनी बुरी तरह झटका था कि वह खुद को संभाल नहीं पाई और फ्लोर पर गिर गई थी। और वहीं अक्षत अभी भी मंदिर की चौखट के बाहर था। अक्षु, क्या हुआ है आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या गलती हुई है मुझसे? एक बार बताइए तो। गलती तुमसे यह हुई है कि तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करती हो, मेरी बात को इग्नोर करने की कोशिश करती हो, यह बात जानने के बावजूद कि एक बीवी होने के नाते तुम्हारे पति की असली ज़रूरत क्या है और उसे तुम्हें पूरा करना है या नहीं, इस बात की फिक्र छोड़कर तुम इस पूजा पाठ में लगी हुई हो। मैं कहता हूँ बंद करो इस पत्थर की मूर्ति को पूजना और उठाकर बाहर फेंको यह सब। इतना कहकर अक्षत जैसे ही आगे कुछ बोलने वाला था कि तभी अचानक ही कोई इंसान बुरी तरह घबराकर उसी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। और इस दौरान वह जाने अनजाने अचानक ही अक्षत से टकरा गया, जिसके कारण एक जोर से धक्का अक्षत को लगा। जिसके बाद अक्षत जैसा मस्कुलर बॉडी वाला स्ट्रॉन्ग इंसान भी खुद को संभाल नहीं पाया। और क्योंकि वह मंदिर की चौखट के बाहर खड़ा था, जाने अनजाने वह एक झटके में मंदिर के अंदर गिर गया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि अक्षत के साथ साथ आसपास खड़े किसी भी इंसान को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। और अगले ही पल शांति आंटी उस इंसान की तरफ देखकर बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उनकी नातिन पीहू थी, जो कि शायद किसी बात से घबराकर दौड़ रही थी या खेल रही थी। और अचानक उसके हाथ में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन उसके हाथ से छूटकर कुछ दूरी पर आसपास रखे हुए कुछ डेकोरेटिव प्लांट की तरफ चले गए। आह की आवाज़ के साथ पीहू भी मुंह के बल जमीन पर गिरी, जिसके बाद वह अपनी नज़र घुमाकर आसपास अपने मोबाइल को ढूंढने लगी। और तभी शांति आंटी घबराकर अपने कलेजे पर हाथ रखकर जल्दी से पीहू को संभालती है और उसे जोर से डांटते हुए बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? लगता है आज अक्षत सर का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और अब पीहू ने ऐसा कर दिया। भगवान, अब मेरी पीहू को उनके गुस्से से बचा लीजिएगा। इतना कहकर शांति आंटी घबराकर पीहू को खड़ा करके उसे जोर जोर से डांट रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था पीहू ने कितनी बड़ी गलती की है। जो अक्षत उनकी मैडम पर चिल्ला सकता है, अपनी जान पर चिल्ला सकता है, वह तो न जाने पीहू का क्या करेगा। वैसे भी अक्षत के गुस्से से पूरा जिंदल विला कांपता था। अभी शांति आंटी घबरा ही रही थी कि तभी अचानक ही सलोनी की आंखें यह नज़ारा देखकर फैल गई, जो कि इस वक्त अपने चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान लिए कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ी के रास्ते जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आ ही रही थी, एक जोरदार चीख के साथ। नहीं! अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और वहीं अक्षत, जिसके ऊपर सलोनी के काले जादू का कंट्रोल हुआ था, उसने जैसे ही माता के मंदिर में चौखट को पार किया, वहाँ की पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आते ही अक्षत के ऊपर मंडरा रही सभी नेगेटिव एनर्जी उससे दूर होने लगी, जिसे शायद सलोनी का जादू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और अचानक अक्षत जोर जोर से बुरी तरह दर्द से तड़पते हुए चीखने लगा। पूरा जिंदल विला अक्षत के दर्द भरी भयानक चीखों से गूंज उठा था। अक्षत अपने सर पर हाथ रखकर फ्लोर की बुरी तरह तड़प रहा था और उसकी तड़प भरी आवाज़ को सुनकर जहां एक तरफ खुशी हैरान और घबरा गई थी, वहीं सर्वेंट भी बुरी तरह डर रहे थे। अक्षु क्या हुआ आपको? अक्षु क्या हुआ आपको? अक्षु संभालिए खुद को। कहते हुए खुशी अक्षत को संभालने की कोशिश कर रही थी और पीहू, जो कि अपनी नानी की डांट से घबराकर उन्हें कुछ बताने वाली थी,
अचानक नानी का ध्यान अक्षत की तरफ गया और शांति आंटी जल्दी से घबराकर पीहू को साइड करके जल्दी दौड़कर मंदिर में अक्षत को संभालने लगी। अक्षत बेटा, क्या हुआ आपको? बेटा जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अब खुशी और शांति आंटी अक्षत को संभाल रहे थे, लेकिन अक्षत दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वहीं सलोनी घबराकर अपना सलाइवा गटक रही थी, क्योंकि उसने अक्षत के ऊपर जो जादू किया था वह धीरे धीरे उड़ रहा था। वह परेशान होते हुए अपने आप से बोली, ओ शिट, यह क्या हुआ? ऐसा नहीं होना था। अभी तो भाई के ऊपर जादू किए हुए 12 घंटे भी नहीं हुए और उनके ऊपर किया हुआ मेरा जादू कमज़ोर पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर से मेरा वशीकरण ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई अपने होश में आ जाएंगे और मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भाई को जल्दी जल्दी मंदिर से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? मैं तो मंदिर में जा ही नहीं सकती। मैंने पूरी तरह खुद को काली शक्तियों के हाथों सौंप दिया है। इतना कहकर सलोनी अपने आप में परेशान थी। वहीं अक्षत को दर्द से तड़पता हुआ देखकर खुशी बुरी तरह रो रही थी। शांति आंटी अक्षत के साथ साथ खुशी को संभालने की कोशिश कर रही थी। अक्षु, अक्षु, क्या हुआ आपको? प्लीज़ होश में आइए, मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो रही थी। कोई मेरी मदद करो, इन्हें अस्पताल ले चलो, शायद इन्हें कोई तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। और खुशी की बात को सुनकर एक सर्वेंट जल्दी से दौड़ते हुए डॉक्टर को कॉल करता है। शांति आंटी अक्षत को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी सलोनी जल्दी से घबराकर मंदिर के बाहर से ही परेशान होते हुए बोली, अरे भाभी, यह आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले भैया को मंदिर से बाहर लाइए, हम तभी उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सलोनी। अरे तुम लोग खड़े खड़े बाहर से देख क्या रहे हो? जल्दी अंदर आओ और मदद करो हमारी। इतना कहकर खुशी गुस्से से सर्वेंट की तरफ देख रही थी कि तभी अचानक अक्षत दर्द से तड़पता हुआ पूरी तरह बेहोश हो गया। यह देखकर खुशी और शांति आंटी और भी ज़्यादा घबरा गए। लगभग 2-3 सर्वेंट जल्दी से आगे जाकर अक्षत को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी पीहू, जो कि घबराकर बाहर खड़े होकर यह नज़ारा देख रही थी, न जाने उसके दिमाग में क्या आया और वह मुंह बनाकर बोली, शाम हो चुकी है, मुझे लड्डू खाना है, मुझे लड्डू दो। पीहू की अजीबोगरीब बात को सुनकर सलोनी गुस्से से दांत पीसते हुए पीहू को अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यह मेरे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हें लड्डू खाना है? रुको, तुम्हें तो मैं। इतना कहकर वह गुस्से से पीहू को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी अचानक ही खुशी, जो कि अक्षत के लिए बहुत परेशान थी, गुस्से से सलोनी को डांटते हुए बोली, सलोनी खबरदार, जो बच्ची पर हाथ उठाया वह मासूम बच्ची है, उसे अकल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है। नवरात्रि की पूजा चल रही है इस घर में, अगर किसी भी बच्ची का अपमान हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहकर खुशी अपनी नम आंखों से परेशान होकर मंदिर के बाहर खड़ी पीहू की तरफ देखते हुए बोली, पीहू बेटा, अंकल अभी बीमार हैं, आप जाकर सर्वेंट से लड्डू ले लीजिए, किचन में होगा, नानी को मेरे पास रहने दीजिए। आंटी जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहिए, हमें अक्षु को अस्पताल ले जाना होगा। इतना कहकर खुशी अपनी जगह से उठकर झटके से खड़ी हुई और 4 सर्वेंट बेहोश अक्षत को संभाल कर वहाँ से ले जाने को हुए कि तभी अचानक शांति आंटी का ध्यान मंदिर के डिजाइन में लगे हुए कुछ माता की मूर्ति के पीछे एक बड़े से डिजाइनर ग्रिल पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में ओम लिखा हुआ था। और वह क्योंकि एक जली थी, वहाँ से सूरज और चांद की रोशनी डायरेक्ट मंदिर में आती थी। शांति आंटी ग्रिल के जरिए बाहर का नज़ारा देखकर अचानक खुशी को रोकते हुए बोली, रुक जाओ खुशी बेटा, मेरी बात सुनो। देखो, शाम हो चुकी है, माता रानी की आरती का वक्त हो गया है, माता रानी पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा अक्षत बेटा को। मेरी मानो तो एक बार माता रानी की आरती कर लो, तब तक डॉक्टर भी आ जाएंगे, वरना तुम्हारा व्रत। मुश्किल परिस्थिति में ही भक्ति की परीक्षा होती है। और शांति आंटी की बात को सुनकर खुशी, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, वह कन्फ्यूजन से एक बार अक्षत और एक बार माता रानी को देख रही थी कि तभी सलोनी गुस्से से दांत पीसते हुए शांति आंटी को डांट कर बोली, वाट, यह क्या कर रही है आप? एक तरफ मेरे भैया बेहोश हैं और दूसरी तरफ आप हैं कि यहाँ मंदिर पूजा पाठ एंड ऑल दैट में लगी हुई हैं। चुपचाप भैया को हॉस्पिटल जाने दीजिए, वरना भाभी आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, भैया को डॉक्टर की ज़रूरत है। प्लीज़ सर्वेंट से कहिए वह उन्हें लेकर अस्पताल चलें, उनके बाद आपको जो करना है कीजिए। इतना कहकर सलोनी दिल ही दिल में अपने आप से बोली, भैया को जल्दी से जल्दी मंदिर से बाहर निकालना होगा। अगर भैया के सामने यह पूजा हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, उनकी एनर्जी पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएगी। अब सलोनी घबराकर खुशी को देख रही थी कि तभी पीहू भी मुंह बनाकर बोली, हाँ तो जल्दी जल्दी पूजा कीजिए ना, देर हो रही है, माता रानी को भूख लगी है, वह लड्डू खाएंगी, उन्हें लड्डू चाहिए और मुझे भी। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। और यह सुनकर
खुशी का ध्यान एक बार फिर पीहू की तरफ गया और वह पीहू की तरफ देखने लगी। पीहू को देखते हुए अगले ही पल खुशी की आंखें हैरानी से फैल गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।